काला सागर की बेचैन लहरों में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि यूक्रेनी नौसेना ने नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस के 2 खाली टैंकर जहाज़ों कायरोस और विराट को निशाना बनाया और ये दावा किया कि मॉस्को अपने युद्ध प्रयासों को ऊर्जा कारोबार से मिलने वाली आय पर टिकाए हुए है। इसलिए यूक्रेन लंबे समय से रूसी ऊर्जा ढांचे को कमजोर करने वाली कार्रवाइयां कर रहा है और ये हमला भी उसी रणनीति का हिस्सा बताया गया। टैंकर जहाज तटवर्ती नोवोरोसिस्क बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे थे और बीच समुद्र में ड्रोन टकराए, जिससे यह संदेश गया कि काला सागर की स्थिति अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का अखाड़ा बन चुकी है। और इसी उथल पुथल के बीच दुनिया के दूसरी तरफ अमेरिका में एक बड़ी हलचल मच गई है, जब विदेश मंत्रालय ने सभी दूतावासों और काउंसलर मिशनों को तुरंत संदेश भेजकर कहा कि अब किसी भी अफगान नागरिक को यूएस वीजा न दिया जाए और जिनके आवेदन प्रक्रियाधीन हैं उन्हें रोक दिया जाए। ये निर्णय उस गोलीबारी की पृष्ठभूमि में आया जिसमें वाशिंगटन डीसी में अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लखनवाल पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर हथियार चलाया, जिनमें से एक की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। और प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आया कि लखनवाल कभी अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के दौरान CIA के लिए स्थानीय एजेंट के रूप में काम कर चुके थे और तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद 2021 में तत्कालीन प्रशासन की अनुमति से अमेरिका आए थे। इस घटना के बाद नागरिकता और आव्रजन विभाग ने साफ कर दिया कि अफगान नागरिकों के स्थायी निवास और नागरिकता संबंधी सभी लंबित आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। और फिर विदेश मंत्रालय का संदेश स्थिति को और कठोर बनाता है, जबकि अमेरिका के भीतर इस कदम पर कई हलकों में बहस भी छिड़ गई है कि सुरक्षा और मानवीय सरोकारों के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। लेकिन प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च बताया है। इसी राजनीतिक सुरक्षा माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में हलचल मचा दी, जब उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा कि सभी एयरलाइंस और संबंधित पक्ष वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद माने। हालांकि उन्होंने इसका विस्तृत कारण नहीं बताया, लेकिन ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में जबरदस्त सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जिसमें विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड R. फोर्ड की तैनाती भी शामिल है। और आधिकारिक दावा है कि ये कदम मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है, लेकिन कराकस का आरोप है कि असल उद्देश्य मादुरो सरकार को कमजोर करना और सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करना है। और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सितंबर से अब तक मादक पदार्थ ढोने वाले बताए गए 20 से ज्यादा नौकाओं पर अमेरिकी कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जिसके बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एजेंसी ने पहले ही वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने वाली नागरिक उड़ानों को चेतावनी दी थी कि सुरक्षा परिस्थितियां अनिश्चित हैं और सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। और इसी चेतावनी के बाद इबेरिया, TAP, एवियानका, लाटाम, गोल और टर्किश एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें स्थगित कर दी, जिस पर कराकस ने प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देते हुए इन कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया और आरोप लगाया कि ये कंपनियां अमेरिकी दबाव में राज्य प्रायोजित आतंकवादी कार्रवाइयों का हिस्सा बन रही है। अब ये स्थिति इतनी उलझ गई है कि सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका वाकई वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है, और यदि ऐसा हुआ तो वेनेजुएला अपनी रक्षा कैसे करेगा? क्योंकि कई रिपोर्टों और सूत्रों का कहना है कि वेनेजुएला की सेना हाल के वर्षों में प्रशिक्षण की कमी, कम वेतन और पुराने उपकरणों की वजह से कमजोर हो चुकी है। और हालांकि राष्ट्रपति मादुरो सैन्य नेतृत्व को सरकारी पद देकर निष्ठा बनाए हुए हैं, मगर आम सैनिकों का वेतन इतना कम है कि किसी भी संकट की स्थिति में पलायन की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला का रक्षा ढांचा बड़े पैमाने पर रूसी उपकरणों पर निर्भर है, जिनमें सुखोई लड़ाकू विमान, पुराने हेलीकॉप्टर, टैंक और सीमित संख्या में कंधे से चलने वाले मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। और जबकि ये हथियार किसी हद तक सैन्य प्रतिरोध में सक्षम हैं, लेकिन तुलना में अमेरिका की अत्याधुनिक क्षमता और संसाधनों के सामने ये खाई बहुत गहरी है। फिर भी कराकस ने एक वैकल्पिक रणनीति तैयार की है, जिसमें गुरिल्ला आधारित प्रतिरोध और देशव्यापी अराजकता को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की योजना शामिल है। और इस कथित दीर्घकालिक प्रतिरोध योजना के मुताबिक छोटे छोटे सैन्य समूह पूरे देश में फैले रहकर अवसर मिलने पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। साथ ही रूस निर्मित सैकड़ों इग्ला पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम पहले ही कई जगह लगाए जा चुके हैं और सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि किसी संभावित संघर्ष की स्थिति में इन यूनिटों को बिखर कर छिपे रहने और अनुकूल मौके पर सक्रिय होने का निर्देश है। दूसरी रणनीति, जिसे अनार्काइजेशन कहा जा रहा है, उसमें खुफिया इकाइयों और हथियारबंद पॉलिटिकल समर्थकों के जरिए राजधानी कराकस और प्रमुख इलाकों में अव्यवस्था बढ़ाकर देश को ऐसा रूप देने की बात कही जा रही है ताकि उसे संचालित करना बहुत कठिन हो जाए, ताकि बाहरी सैन्य हस्तक्षेप का असर सीमित किया जा सके। वेनेजुएला के भीतर कोलंबियाई गोरिल्ला समूहों की सक्रियता भी एक कारक है, जो पश्चिमी इलाकों में मौजूद हैं और कोका खेती के क्षेत्र से जुड़े हैं।
विपक्ष और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आरोप है कि इनमें से कुछ नेटवर्क स्थानीय प्रशासनिक ढांचे के साथ अवैध व्यापार में जुड़े हैं। लेकिन मादुरो सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि ये सब अमेरिका द्वारा संसाधन नियंत्रण के लिए घड़ी गई दलीलें हैं। इस सब तनाव के बीच पश्चिम एशिया में एक और गंभीर घटनाक्रम घटा जब हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर हैथम अली तबातबाई की बैरूत के दक्षिणी हिस्से में एक हमले में मौत हो गई और संगठन ने कहा कि यह हमला उनके खिलाफ गंभीर आक्रामक कार्रवाई है और जवाब देने का उनका अधिकार सुरक्षित है। और हिजबुल्लाह के उप महासचिव नईम कासिम ने अपने संबोधन में कहा कि जवाब कब, कैसे और किस पैमाने पर दिया जाएगा ये वे स्वयं तय करेंगे। जबकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि संभावित युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी निश्चित नहीं कि युद्ध होगा ही। और इस परिस्थिति में उन्होंने लेबनानी सेना और नागरिकों से कहा कि उन्हें क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कासिम ने उम्मीद जताई कि पोप की आगामी यात्रा क्षेत्र में शांति प्रयासों को मजबूत कर सकती है और उन्होंने दावा किया कि 2024 के युद्ध विराम का पालन हिजबुल्लाह कर रहा है, जबकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है। और इसी सिलसिले में ये याद करना जरूरी है कि पिछले वर्ष जब गाजा में हिंसा बढ़ी थी तो लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह और यमन की ओर से हूती समूह ने इजराइल पर हमले किए थे और ये आकार लेते लेते लेबनान में ऐसे संघर्ष में बदल गया जिसमें नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और युद्ध विराम के बावजूद हमले रुक नहीं पाए। इन सभी घटनाओं को एक साथ रखने पर पता चलता है कि यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर अफगान वीजा मुद्दे तक, अमेरिका वेनेजुएला तनाव से लेकर मध्य पूर्व में बढ़ती बेचैनी तक, दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर क्षेत्र अपनी अस्थिरता को दूसरे क्षेत्र तक फैलाता दिख रहा है और ये आपस में घुली मिली जटिलताएं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील और अनिश्चित बना रही है। जबकि आम नागरिकों के लिए ये सब सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि रोजमर्रा की चिंता है कि अगला मोर्चा कहां खुलेगा और इसका असर किन मासूम जिंदगियों पर पड़ेगा।